हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम अभिशार सर है और लेके आया हूँ मैं आज आप सबके बीच क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एक्सेल चार्ट्स। वो इससे पहले आप लोग एक्सेल फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेल चार्ट के बारे में। चार्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे कि चार्ट आखिर होता क्या है। किसी भी डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं वो हम लोग चार्ट के माध्यम से करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि अपने क्लास रिपोर्ट के बारे में मुझे अगर रिपोर्ट करना पड़े किसी को, तो क्या मैं करूंगा, या तो मैं उसको डेटा में दूंगा यानी कि टेक्स्ट के रूप में दूंगा, या फिर मैं उसे चार्ट के रूप में दूंगा। आप लोग बहुत जगह देखे होइएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी वगैरह में देखे होइएगा कि चार्ट के माध्यम से आपको समझाया जाता है कि कहाँ का ड्रेनेज कितना है और कि कहाँ का वेदर किस तरह का रहता है, कहाँ का पॉपुलेशन किस तरह का है। ये सब कुछ चार्ट्स के माध्यम से आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे एक्सेल के अंदर में कुछ फैसिलिटीज़ है। इस फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग अपने डेटा को चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। हो सकता है कि ये हमारे अकाउंट का डेटा होगा, हो सकता है हमारे मार्कशीट का डेटा होगा। ठीक है, जो भी डेटा हमारा होगा उसको हम चार्ट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या क्या है। इन एक्सेल यू कैन क्रिएट चार्ट्स। आप एक्सेल में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अ चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर्स। नंबर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैंने अभी आपको बताया था। चार्ट्स लुक मोर अट्रैक्टिव देन सिंपल टेबुलर फॉर्म। चार्ट जो हमारा होता है वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होता है एक सिंपल टेबुलर फॉर्म के डेटा से। क्या कि हम लोग की नज़र में कोई ग्राफिक्स रहता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाते हैं, लेकिन कुछ लिखा होता है तो उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है और थोड़ा सा समय भी लगता है। ठीक है, यूजिंग चार्ट्स is a much better way of representing your data। चार्ट्स की वजह से हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है और बहुत ही अच्छा तरीका भी माना जाता है। ठीक है, चार्ट्स अलाउ द ऑडियंस टू सी द मीनिंग बिहाइंड द नंबर्स। चार्ट्स आपके अलाउ करते हैं कि जो नंबर्स के पीछे जो मीनिंग होते हैं वो क्या कहते हैं। नंबर्स अगर अप हो रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है, डाउन हो रहा है तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, दे मेक शोइंग कंपेरिजन्स एंड कंपेरिजन एंड ट्रेड मच ईजियर। आपके ट्रेड से ट्रेंड्स में और कंपेरिजन में ये काफ़ी मतलब इजी दिखता है ताकि आप अच्छे तरीके से कंपेरिजन कर सकें या ट्रेंड्स कर सकें। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल। हमारे एक्सेल में तरह तरह के चार्ट्स अवेलेबल हैं। कुछ चार्ट्स के बारे में मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था कि कुछ नए नए चार्ट्स ऐड किए गए हमारे एक्सेल में। आप लोग अच्छे तरीके से अगर याद करें तो आपका लास्ट चैप्टर भी कुछ इसी तरह से था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में था। ठीक है बाबू, और क्या है, ऑन द इंसर्ट टैब के अंदर यू कैन चूज फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ चार्ट टाइप। आप इंसर्ट टैब में जाने के बाद वहाँ से वेराइटी ऑफ चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कॉलम्स, लाइन, पाई, बार, एरिया एंड सेक्टर। आप अलग अलग चार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कॉलम्स, लाइन, पाई, बार, एरिया और सेक्टर्स को सेलेक्ट करते हुए आप लोग चार्ट्स बना सकते हैं। द बेसिक प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट इज द सेम नंबर मैटर व्हाट टाइप ऑफ चार्ट यू चूज। बेसिक जो प्रोसीजर होता है आप किस तरह का चार्ट चूज करते हैं वो इस पर डिपेंड करता है। एज यू चेंजिंग योर डेटा यू विल योर चार्ट विल ऑटोमेटिकली अपडेट। जैसे ही आप डेटा में चेंजिंग करेंगे आपका चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, रेफरेंस नंबर देते थे, अपने सेल का एड्रेस देते थे, तो सेल में जैसे ही हम लोग डेटा चेंज करते थे तो हमारा जो टोटल डेटा था वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता था अगर सेल नंबर कहीं हम लोग देते थे तो ऐसे ही हमारे चार्ट्स में अगर हम डेटा में चेंजिंग करते हैं तो चार्ट्स में भी ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे कुछ चार्ट्स के एग्जांपल दिए गए हैं। ये हमारा कॉलम चार्ट्स है, ये काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग अपने बुक में काफ़ी इस तरह के चार्ट्स देखते होइएगा। और लाइन चार्ट, ये दोनों चार्ट्स आप अपने बुक में काफ़ी हद तक देखते होइएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ये हमारा अर्थ एटमोसफेयर चार्ट। ये आप लोग ज्योग्राफी में मैक्सिमम देखे होइएगा इस तरह का चार्ट। मैक्सिमम में हमारे ज्योग्राफी में जैसे कि ऑक्सीजन दिखाने के लिए आपको दिखाया गया है यहाँ पे, और नाइट्रोजन के लिए, CO2 के लिए, अदर गैसेस के लिए आपको दिखाया गया है ना। तो इस तरह से हमारा डेटा बनता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट BM, इसको हम लोग बार चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किस किस चीज़ में कितना प्रोग्रेस हुआ है ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी जैसे कि सरकारी टेंडर वगैरह आता है, पुल का हो गया, फिर अलग अलग चीज़ का जो आता है टेंडर, उसके लिए ये प्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक्सेल में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे तरह के चार्ट्स होते हैं। अब उन चार्टों का यूज कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में आपका है कॉलम चार्ट।
कॉलम चार्ट जो मैंने आपको बताया था और काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। कॉलम चार्ट्स यूज वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा। कॉलम चार्ट्स वर्टिकल बार को रिप्रेजेंट, वर्टिकल करने का मतलब ये हमारा वर्टिकल हो गया, वर्टिकल बार टू यूज टू कॉलम चार्ट्स यूज वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा। डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्टिकल बार का यूज करता है। दे आर मोस्टली यूज टू कंपेयर वैल्यू अक्रॉस कैटेगरीज। ये वैल्यू कंपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगला हमारा है लाइन चार्ट, यूज टू डिस्प्ले ट्रेंड्स ओवर टाइम विद द हेल्प ऑफ डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड विथ लाइन्स। यहाँ पे ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन चार्ट का यूज़ किया जाता है, ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा किस तरह से उतार और चढ़ाव हुआ है डेटा का। तो ये बाबू मैक्सिमम यूज़ किया जाता है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, और जहाँ तक आप शेयर मार्केट सुने होइएगा वहाँ पे लाइन चार्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद आता है एरिया चार्ट, जो मैंने आपको बताया जोग्राफिकली अगर किसी चीज़ को हमको चेक करना है तो हम लोग एरिया चार्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि नहीं होता है किसी एरिया का ऊंचाई कितना है, ये सारा कुछ, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया चार्ट आर सिमिलर टू द लाइन चार्ट। एरिया चार्ट लगभग लाइन चार्ट की तरह ही होता है, एक्सेप्ट द एरिया अंडर द लाइन्स आर फिल्ड इन। लाइन्स के अंदर के जो एरिया होते हैं वो फिल्ड होते हैं, यानी कि भरे हुए होते हैं। दे आर यूज टू एम्फेसाइज डिफरेंस बिटवीन सेवरल सेट्स ऑफ डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग सेट ऑफ डेटा के ऊपर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट मैंने आपको बताया ही था, पाई चार्ट कुछ इस तरह से ये भी हमारे जोग्राफिकली एरिया को डिफाइन करने के लिए या डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है, पाई चार्ट मेक इट इजी टू कंपेयर प्रोपेक्शन। पाई चार्ट मेक इट इजी टू कंपेयर प्रोपोर्शंस। अब प्रोपोर्शंस क्या होता है, इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं बाबू, आप लोग देखे होइएगा ना अनुपात, इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू ए टोटल। आपका टोटल वैल्यू जो होता है उसके बीच का कंट्रीब्यूशन भी शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यूज व्हेन वैल्यू कैन बी एडेड टुगेदर और व्हेन यू हैव ओनली वन डेटा सीरीज एंड ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। अब क्या है, यूज व्हेन वैल्यूज कैन बी एडेड टुगेदर, जब आपका वैल्यू एक साथ ऐड किया जाता है तब, या और व्हेन यू हैव ओनली वन डेटा सीरीज, जब आपके पास एक ही तरह का डेटा सीरीज होता है, या फिर ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, या फिर आपके सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं तब। ये इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, इसको आपको फॉलो करते हुए इस चार्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या करता है, ठीक है। बार चार्ट वर्क जस्ट लाइक कॉलम चार्ट। जैसे हमारा कॉलम चार्ट काम करता है उस तरह से हमारा बार चार्ट भी काम करता है, लेकिन इसमें क्या अंतर होता है, हमारा बार चार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करता है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये था, जो पहले वाला चार्ट था, क्या नाम था इसका, कॉलम चार्ट जो था, कॉलम चार्ट क्या वर्टिकल लाइन पे काम करता है। कॉलम चार्ट हमारा वर्टिकल लाइन पे काम करता है, लेकिन हमारा बार चार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करता है, ठीक है। बस सेम, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, और सिर्फ यही अंतर है कि ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पे काम करता है। उसके बाद हमारा आता है सेक्टर चार्ट। अब सेक्टर चार्ट क्या होता है, कंपेयर पेयर ऑफ वैल्यू, यानी कि दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। यूज when value being charted are not in x axis। जब वैल्यू x एक्सिस पे हो तब इसके लिए यूज when value being charted are not in x axis, जब आपका वैल्यू x एक्सिस पे ना हो तब, और when they represent separate measurement, और जब ये अपना सेपरेट मेजरमेंट प्रेजेंट करते हो तब, ठीक है बाबू। अब क्या है, चार्ट कंपोनेंट्स। चार्ट कंपोनेंट्स क्या होता है, अब चार्ट्स बनाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स तो होने चाहिए, कि बिना कंपोनेंट्स के हम लोग चार्ट्स तो बना नहीं सकते हैं। तो चार्ट्स बनाने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स हमारा होता है चार्ट टाइटल। चार्ट का टाइटल क्या होगा, ठीक है। अब चार्ट टाइटल हमारा किस तरह से होता है, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द चार्ट टू टेल व्हाट द चार्ट इज ऑल अबाउट। ये एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होगा जो कि आपके चार्ट का हेडिंग बताया, जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं किसी चीज़ का हेडिंग क्या होगा, तो वैसे हमारे चार्ट का ये हेडिंग रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ऑटोमोबाइल सेल, ये हमारा क्या हो गया, चार्ट टाइटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस या फिर कैटेगरी एक्सिस में ये करना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि बिना एक्सिस के हम लोग चार्ट तो खड़ा नहीं कर सकते हैं, चार्ट नहीं बना सकते हैं. दिस इज द हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ द चार्ट ऑन विच कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेड. ये आपका हॉरिजेंटल एक्सिस होगा. हॉरिजेंटल एक्सिस किस चीज़ के लिए? आपको किस चीज़ के वैल्यू को प्रेजेंट कराने के लिए? नहीं, कैटेगरी को प्रेजेंट कराने के लिए. कौन सा कैटेगरी? जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी क्या दिखाया जा रहा है? ये हमारे ऑटोमोबाइल्स का बनाया गया, तो ये ट्रक्स का दिखाया जा रहा है. यहाँ सेडान्स का दिखाया जा रहा है, यहाँ SUVs दिखाया जा रहा है, यहाँ MUVs दिखाया जा रहा है. यानी कि ये गाड़ियों के टाइप होते हैं. SUV, MUV, सेडान, ट्रक्स, ये सारे गाड़ी के टाइप होते हैं. तो ये हमारे एक्स एक्सिस जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन होगा. आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमारा एक्स एक्सिस जब कभी भी चार्ट में होगा तो हॉरिजेंटल लाइन ही होगा. ठीक है. उसके बाद क्या है? वाई एक्सिस और वैल्यू एक्सिस. वाई एक्सिस हमारा किस तरह का होगा? वर्टिकल एक्सिस होगा, जो कि आपके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. कितने से, जैसे कि यहाँ पे सेल्स दिखाया गया ना लाख में, तो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि ये हमारे 1 जो है 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 है 2 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जो है 3 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 जो है 4 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 लाख को, 6 लाख को, ऐसे ही 8 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद क्या है? डेटा सीरीज. सेट ऑफ डेटा वैल्यूज टू बी प्लॉटेड इन द चार्ट. आपको डेटा सीरीज देना पड़ेगा. सेट ऑफ डेटा जो आपके वैल्यू होंगे वो आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे. डेटा सीरीज इसी को हम लोग बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि क्या आपका सेल्स हुआ, ये सारा कुछ दिखाना पड़ेगा ना आपको. जो वैल्यू होगा वो तो आपको बताना पड़ेगा. ठीक है. अब उसके बाद आता है लीजेंड्स. दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई ईच डेटा सीरीज प्लॉटेड इन द चार्ट अनइक्वली विद द डिफरेंट कलर और पैटर्न. यहाँ लीजेंड्स जो है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह के कलर के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं. और किस लिए किए जाते हैं? इसको आइडेंटिफाई कराने के लिए. मान लेते हैं ये ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर का क्या है? 2000. अगर ये रेड कलर का है तो रेड कलर का क्या है? अगर ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर का क्या है? ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर का क्या है? सब कलर का अलग अलग डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है. उसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है. दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई ईच डेटा सीरीज प्लॉटेड इन द चार्ट अनइक्वली विद द डिफरेंट कलर और पैटर्न. ये आपको शो करने के लिए. अब 2000 है, 2005 है, 2010 है, 2015, 2010 से 15, ये क्या है? ये आपको ईयर्स दिखा रहे हैं. यहाँ पे 2000, सन 2000 में इसका सेल क्या हुआ था, 2005 में इसका सेल क्या हुआ. उसके बाद रेड वाला है, 2010 में इसका सेल क्या हुआ, 2015 में इसका सेल क्या हुआ. इस तरह से यहाँ पे बाबू कलर ठीक से नहीं दिख पा रहा है मुझे, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि रेड यहाँ पे कौन सा है. आपके बुक में कहीं क्लियर दिया होगा, मेरे में क्लियर नहीं है, इसलिए मैं नहीं कंफर्म कर पा रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद क्या है? ग्रिड लाइंस. ग्रिड लाइंस क्या होता है? देयर आर पैरेलल लाइंस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज इन द प्लॉट एरिया. जो प्लॉट एरिया में हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बराबर में जो लाइन होते हैं उसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं. आप कभी ग्राफ्स देखे होंगे अपने, कभी कभी आपने मैथ्स में भी ग्राफ बनाए होंगे. तो हमारा ग्राफ का पेपर कुछ इस तरह से होता है. ये जो हमारे एरिया है इसको मैं साइड कर दूँ तो ये ऐसे 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 हमारा ग्राफ रहता है कि नहीं रहता है. तो इसमें बाबू उस तरह से ग्राफ नहीं बनाया गया है. या तो ये एक्स एक्सिस में रहेगा या फिर या वाई एक्सिस में रहेगा. ठीक है, ऐसा ही है ना. तो ये एरिया मेरा वाई एक्सिस से निकला हुआ है, और अगर ऐसे रहेगा तो एक्स एक्सिस पर रहेगा. ठीक है. इसको हम लोग ग्रिड लाइंस बोलते हैं, जो कि अंदर में रहता है. किसके अंदर में रहता है? प्लॉटेड एरिया, यानी कि ग्राफ के अंदर में प्लॉटेड एरिया में रहेगा. अब प्लॉट एरिया क्या होता है? मैंने बोला ना प्लॉटेड एरिया में रहता है. प्लॉटेड एरिया आखिर होगा क्या? प्लॉटेड एरिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो रेक्टेंगुलर जगह बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लॉटेड एरिया, यानी कि प्लॉट एरिया बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है चार्ट एरिया. अब ये चार्ट एरिया क्या होता है? अब चार्ट एरिया के बारे में तो आपको जानना होगा. चार्ट एरिया आखिर क्या होगा? इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. द इंटायर चार्ट एरिया विच इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स along with the plot area is called chart area. तो ये मेरा जो पूरा एरिया हो गया, इसको हम लोग चार्ट एरिया बोल सकते हैं. ये जो मेरा टोटल एरिया है ये हमारा चार्ट एरिया बोला जाएगा. ठीक है. उसके बाद आता है एक्सिस टाइटल. एक्सिस टाइटल क्या होता है? अब जो हमारा एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, दोनों का कुछ ना कुछ नाम तो हमें देना पड़ेगा. जब तक हम नाम नहीं देंगे तो कैसे पहचान पाएंगे कि हमारा एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है. ठीक है. लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2D चार्ट में इसको देना पड़ेगा. जैसे कि ये जो नाम हमारा दिया हुआ है एक्सिस टाइटल, एक्सिस टाइटल में क्या प्रेजेंट कर रहा है? सेल्स इन लाख. ये जो हमारा वाई एक्सिस है ये दिखा रहा है सेल्स इन लाख, सेल दिखा रहा है. और जो हमारा इधर एक्स एक्सिस है ये क्या दिखा रहा है? नेम्स दिखा रहा है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के नेम दिखा रहे हैं. तो ये हमारे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग
जो हमारे चार्ट के कंपोनेंट्स हैं वो हैं, ठीक है। अब आता है हमारा अगला, क्रिएटिंग चार्ट। हम लोग चार्ट आखिर बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फ्रेश तरीके से हम लोग चार्ट कैसे बनाएंगे। इससे पहले चार्ट्स के जो भी कंपोनेंट्स थे वो आपने पहले ही देख लिए हैं, जो हमने अभी इस क्लास में हम लोग पिछले डिस्कस किए हैं 9 कंपोनेंट्स हमारे चार्ट्स के, और चार्ट्स के जो आपके 6 टाइप्स हैं ये सारे कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाबू आपको करना क्या है, अब ये चीज़ आपको ध्यान से रखना होगा कि हमको एक नोट्स बनाना होगा कि हमारे पास कितने चार्ट्स होते हैं। तो आपका ये जो आपका हुआ ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन हो गया ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये वाला जो एरिया हमारा है सीरियल नंबर से लेके जो है ना ये वाला पूरा का पूरा यहाँ से ले लीजिए, और ये 6 ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। पहला होमवर्क ये हो गया। दूसरा होमवर्क क्या होगा, चार्ट कैटेगरीज, कितने कैटेगरी के चार्ट होते हैं। तो ये हमारे 9 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। ये 9 कैटेगरी हो गए। अब ये आपके होमवर्क हो गए, इसको आपको अपने क्लास आवर में वीडियो देखने के बाद लिखना है, और इसको आपको चेक कराना है क्लास आवर में ही, इसको चेक कराना है, एकदम हर हाल में इसको चेक करा ही लेना है। ऐसे हम लोग छोटा छोटा नोट्स बनाते चलेंगे, तो क्लास जैसे ही हमारा लास्ट होगा वहाँ पे एक पूरे चैप्टर का नोट्स बन के आपके पास तैयार हो जाएगा, और आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी मदद हो जाएंगे उससे, ठीक है बाबू। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।